देखो हम जानेंगे केमिस्ट्री में आपको पहले चैप्टर से केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस, और देखेंगे हम पहले आप चैप्टर में क्या क्या इंपोर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका एक होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आपका रिडॉक्स रिएक्शन, आपका रेंसिडिटी, कोरोजन, थर्मल डिकम्पोजिशन, इसमें आपके डिस्प्लेसमेंट के टाइप आते हैं, फिर आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। कुल मिला के ओवरव्यू क्या है आपका इक्वेशंस पे खत्म होने वाला है चैप्टर पूरा, उसी के आधार पे हमारा रखा गया है। दोस्तों बात करते हैं स्टार्टिंग से आपका एक रिएक्शन के बारे में, है ना, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होती क्या है ना। नॉर्मल से एक सवाल है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, है ना, रासायनिक अभिक्रिया ये होती क्या है भाई। देखो एक सीधी सी बात है, हमारे लाइफ में हमारी पृथ्वी पर दो प्रकार के चेंजेस आपको दिखाई देते हैं। पहला आपका फिजिकल चेंज होता है, दूसरा आपका होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज दैट मींस अगर कोई भी प्रोडक्ट आपके सामने है, मान लीजिए आपके सामने एक आइस क्यूब है ना, क्या आपके सामने एक आइस क्यूब है, वो पहले सॉलिड थी, है ना, सॉलिड थी, आपने क्या रखा, शेप को चेंज करा, उसको क्या बदला, लिक्विड में बदल के जो आपका एक क्यूब की फॉर्म में था आपने उसको कर दिया ग्लास के अंदर, है ना, तो उसके शेप में परिवर्तन हो गया। जो वो शेप में परिवर्तन हुआ ना मेरे दोस्त, वो उसका शेप और साइज में परिवर्तन होना आपका कहलाता है फिजिकल चेंज, है ना, वो क्या आपका एक भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है। फॉर एग्जाम्पल आपका दूसरा अगर किसी चीज को ले, अगर आपके सामने एक सीधी रोड है और रोड को अगर आप मोड़ दें ना, उसके साइज में, उसके आपका शेप में क्या करें, कुछ ना कुछ बदलाव कर दें, उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। लेकिन ये केमिकल चेंज क्या है फिर। केमिकल चेंज मतलब जैसे आपने एक फॉर एग्जांपल आपने लोहे को देखा होगा, आपका एक टॉपिक भी है चैप्टर में, है ना, कोरोजन जिसको बोलते हैं। आपने लोहे को देखा होगा, लोहा धीरे धीरे जो नया लोहा पहले वो शाइन करता है बहुत ज्यादा, लेकिन कुछ समय बाद आपका ये लोहा है वो क्या होता है, उस पर एक काले रंग का पदार्थ, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोला जाता है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, हिंदी में बोलते हैं इसको कि भाई जंग लग गया लोहे पर, है ना, तो धीरे धीरे उस पर काले रंग का एक पदार्थ, एक लेयर चढ़ जाती है, उसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो जो एक आपका शाइनिंग मेटल था, है ना, वो क्या में चेंज हो गया आपका, एक नॉर्मल टूटे फूटे या कह सकते हैं उसमें एक ऊपर से एक लेयर जम गई कोरोजन की, उसको हमने कहा है क्या, वो तुम्हारे केमिकल चेंज। तो एक ऐसा चेंज जो किसी टेस्ट में, किसी कलर में, है ना, चेंजेस ला दे, उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज आपको समझ में आया होगा, और वहीं से बनती है आपकी क्या, केमिकल रिएक्शन। जो आपका नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूं क्या, कि आपकी तो हाइड्रोजन था, एक था आपका ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम एक जगह कंबाइन हुए और बनाया हमारे पास क्या, H2। नॉर्मल सी बात है कि आपका एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन है। फिर केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है भाई, केमिकल इक्वेशन क्या होती है फिर। दोनों जब नाम अलग अलग है, तो मतलब भी अलग अलग होगा भाई। केमिकल रिएक्शन तो आपको मैंने जैसे बोल के बता दिया कि आपने क्या किया, हाइड्रोजन और वाटर लिया, बना दिया हमारा क्या, वाटर बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया, वाटर बना दिया। इसी में मैं कह सकता हूं कि भाई मैंने केमिकल रिएक्शन में आपको क्या बताया कि आपको एक सोडियम का एटम लेना है और एक एटम लेना है आपको क्लोरीन का, एक सोडियम का एटम लेना है और एक एटम लेना है क्लोरीन का, आपने उसको मिला के बना देना है क्या, सोडियम क्लोराइड, है ना, Na और Cl मिलाया, सोडियम क्लोराइड बन गया। जब तक मैं इसको बोल के बता रहा हूं, जब तक मैं इसको थ्योरी में लिख रहा हूं, वो आपकी केमिकल रिएक्शन है। लेकिन इसी को मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दूं, है ना, इसी रिएक्शन को मैं एक सिंबल की फॉर्म में लिख दूं, इसी बात को मैं एक सिंबल की फॉर्म में लिख दूं, तब कहता हूं उसको क्या, एक केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था जैसे क्या भैया, आपका एक Na है, क्या है, Na आप जानते हैं नाम क्या इसका, सोडियम। देखो केमिस्ट्री सीखने का पहला रूल तो यही है कि आपको नाम बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। हाई स्कूल में है तो कम से कम 30 तक तो नाम आपको याद होने चाहिए, नाम के साथ साथ एटॉमिक नंबर और कम से कम 20 तक आपका एटॉमिक मास, ये पर्टिकुलरली जरूरी है किसी भी एक नॉर्मल बच्चे के लिए केमिस्ट्री सीखने के लिए। तो आपको क्या हो गया, Na हो गया, Na में क्या जोड़ा हमने, इसमें Cl को ऐड किया, ये आपका सोडियम है ना, क्या है आपका सोडियम, और ये क्या आपका क्लोरीन, क्लोरीन है, दोनों को मिलाया, है ना, तो क्या बन गया हमारे पास, NaCl बन गया। क्या बन गया भैया, बहुत आसान सा एग्जांपल, NaCl, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड इसको हम कहते हैं। तो आपको समझ में आई बात। अगर मैं इसको नॉर्मली बोल दूं कि भैया आपका सोडियम है ना, थोड़ा सा हिंदी वालों के लिए हिंदी में लिख देता हूं मैं, कि सोडियम है आपका, जो सोडियम है, सोडियम मिला किसके साथ, क्लोरीन के साथ, सोडियम मिलाया क्लोरीन के साथ और बनाया क्या हमारे पास, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक। तो सोडियम क्लोरीन के साथ मिला, बना सोडियम क्लोराइड। अब तक तो ये क्या है, ये आपकी केमिकल रिएक्शन है, चाहे मैं हिंदी में लिखी हो, आपकी इंग्लिश में लिखी हो, उर्दू में लिखी हो, फारसी में लिखी हो, बांग्ला में लिखी हो, किसी भी लैंग्वेज में लिखी हो, अगर आपका लिख के आप बता रहे हैं चीजों को तो आपकी केमिकल रिएक्शन है। लेकिन अगर आपने भैया इसको एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया, अब Na को आप जो है ना, आप Na को सोडियम भी कहेंगे, अगर मैंने यहाँ पे सोडियम की जगह किसी और भाषा में कुछ और लिखना चाह रहा हूँ ना, वो मान्य नहीं होगा। अब Na तो सोडियम है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में है,
ठीक है। तो रिएक्शन किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज से रिलेटेड होती है, जबकि आपकी जो इक्वेशन है वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पे NaCl जैसा आपका सिंबॉलिक फॉर्म पे डिपेंड करती है। बात समझ में आ रही है? तो Na+Cl आपको गिवन गया NaCl सोडियम क्लोराइड। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन समझ में आया होगा। तो अब हम जानेंगे आपकी इक्वेशन बैलेंस कैसे होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बच्चे का स्टार्टिंग में केमिस्ट्री सीखने का यही है कि भैया कैसे आपकी एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस की जा सकती है ना। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती क्या है मेरे दोस्त, पहले हम इसको जानेंगे, है ना। देखो, आपने एक चीज तो सुनी होगी जरूर कि भैया जब हम कोई भी इक्वेशन बनाते हैं, है ना, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने इक्वेशन लिखता हूं क्या, है ना, एक अच्छी सी इक्वेशन जैसे कि आपका H, है ना, प्लस या H2 लिखते हैं प्लस O2 और क्या बनता है आपके सामने H2। अब एक बात मुझे बताइए, आप देख के बहुत ध्यान से देखिए, क्या आपको पता है यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 आइटम है, कितने आइटम है, 2 आइटम। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने आइटम है, 2 आइटम। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आइटम हो रहे हैं भाई, 2 आइटम हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। इसको बोलते हैं क्या, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट इसको बोलते हैं क्या, जो बना उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट और आपको क्या हो गया आपके सामने प्रोडक्ट, ठीक। अब देखो एक बात बताइए मुझे, क्या कि भैया आपके ऑक्सीजन के तो 2 आइटम थे, यहां पे ऑक्सीजन का केवल 1 आइटम है। क्या आपको बराबर नंबर ऑफ आइटम्स ऑक्सीजन के दिखाई दे रहे हैं क्या प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में? नहीं है, सीधी सी बात है। तो ये केमिकल इक्वेशन क्या है, कि अनबैलेंस है। ये एक आपके संतुलित रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, अनबैलेंस है, असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। बात को समझते हैं क्या कि भैया एक सीधी सी बात, अगर एक लैंग्वेज में लिखना चाहूं कि व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो द केमिकल इक्वेशन इन व्हिच द नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड द नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट आर सेम, बिल्कुल बराबर हो, तब आपकी कहलाएगी वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे आपके बैलेंस नहीं है, कैसे बैलेंस करेंगे, सीधी सी बात है, बड़ी सीधी सी बात है, क्या कि आपने यहाँ पे देखो, एक बात को ध्यान रखना है, कभी भी आप ऐसे नहीं करेंगे, इसमें ये नहीं करना, क्या करना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं करना है। तो ये आपको जैसे आपका यहाँ पे H2 दिखाई O2 दिखाई दिया, तो आप यहाँ पे O2 ना करें, कभी भी ना करें। जब भी कोई आइटम लिखा जाएगा स्टार्टिंग में लिखा जाएगा, किसी आइटम को बढ़ाना होगा तो स्टार्टिंग में या तो यहाँ लिखेंगे या यहाँ लिखेंगे या यहाँ लिखेंगे। एक सीधी सी बात है, आपके सामने हाइड्रोजन कितने, सॉरी ऑक्सीजन कितने हैं, 2, उधर कितने चाहिए हमको, 2, तो हम 2 को यहाँ नहीं लिखेंगे, 2 को यहाँ पे लिखेंगे, 2 को यहाँ पे लिखेंगे, सीधी सी बात है। लेकिन एक दिक्कत आती है, तो क्या दिक्कत आती है कि अब जा हाइड्रोजन के 2 दूनी 4 ऐसे काउंट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे कि 2 2 जा 4, मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना वो अगले सब के लिए है, जो यहाँ पे लिखा है आपका 2 ये अगले सब के लिए है, मतलब कि 2 2 जा 4। तो हाइड्रोजन के आइटम कितने हो गए हमारे पास, हाइड्रोजन के आइटम हो गए हमारे पास 4। जब हाइड्रोजन 4 हो गए तो हमको इधर भी हाइड्रोजन 4 चाहिए होंगे, तो भैया यहाँ पे हाइड्रोजन 4 बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिख दूं। अब बहुत ध्यान से देखेंगे आप, हाइड्रोजन का बैलेंस हो चुका है 2 दूनी 4, हाइड्रोजन के 4 है। इधर बात करेंगे 2 दूनी 4, हाइड्रोजन के 4 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास, 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने आपके पास, ये 2 आपका सबके लिए मान्य है। तो कुल मिला के इक्वेशन कैसी होगी आपकी, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। एक और आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज से मैं उठाता हूँ एक केमिकल इक्वेशन, जिसको हम बैलेंस करने वाले हैं, ठीक है। चलो चलेंगे साथ में बैलेंस करेंगे। एक आपकी इक्वेशन है Fe, बताइए Fe का नाम क्या होता है हमारे पास, आयरन। इसको फेरस कह सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लोहा, आयरन, है ना। Fe प्लस आपको H2O दिया गया और बना हमारे पास Fe3O4 Fe3O4 और प्लस में आपको बना है हाइड्रोजन। क्या बना है आपका, हाइड्रोजन, है ना भैया, हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज हुई है। आपको ये इक्वेशन आपको बैलेंस करनी है मेरे दोस्त, ठीक। बहुत ध्यान से साथ रहेंगे और बहुत अच्छे से दिमाग को बिल्कुल खोल कर रखे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। पहले मैंने आपको बताया एक एक एटम को चेक करते चलिए। आपके सामने Fe है, क्या Fe इधर 1 है, क्या उधर भी Fe 1 है, बिल्कुल नहीं है, सीधी सी बात है। इधर तो Fe हमारे पास कितने हैं, 3 Fe है ना। तो जब इधर 3 है, आपको यहाँ पे 3 बनाने हैं, तो यहाँ लिख दूं, यहाँ लिखो, क्या नहीं लिखना है, सीधी सी बात है, आपको 3 यहाँ पे लिखना, ठीक है। ये गलती कभी ना करें कि आप नीचे लिखते हैं, बहुत बच्चों को देखा है नीचे लिख देते हैं जो नया नया सीख रहे हैं। अभी आपको अच्छे सीखना है, अगर 3 यहाँ पे है तो आपके Fe कितने चाहिए, आपको 3 चाहिए, आप Fe को यहाँ पे लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, Fe हो गया, बहुत बढ़िया। अब H2, H कितने हैं, 2, क्या यहाँ पे H2 है हमारे पास, बिल्कुल है, यहाँ पे भी H2 है और यहाँ पे भी H2 है, बैलेंस है। अब अगले में चलते हैं, ऑक्सीजन हमारा 1 है, ठीक, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गए, 4, कर दी ना गड़बड़ी। अब यहाँ पे अगर 4 है तो सीधी सी बात, मुझे ऑक्सीजन 4 चाहिए, तो 4 में यहाँ तो नहीं लिख सकता, कहां लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा स्टार्टिंग में। यहाँ भी मत लिखना कभी भी, ऐसे कभी यहाँ लिखो 4 को, सीधा स्टार्टिंग में, किसी भी कंपाउंड के स्टार्टिंग में लिखते हैं हमेशा। अब ये 4 तो ऑक्सीजन बना दिए इसने, 4 ऑक्सीजन हो गए, बहुत बढ़िया, लेकिन एक जगह गड़बड़ हो चुकी है। कहां पे गड़बड़ हो चुकी है, हाइड्रोजन पे।
हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 दूनी 8। देखो जो यहाँ पे लिखा है ना, वो जो सफिक्स में है, जो स्टार्टिंग में है और सफिक्स में, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 दूनी 8, 8 हो चुका है हमारा। अब भैया यहाँ पे हाइड्रोजन अगर 8 है तो वहां पे हाइड्रोजन कितने चाहिए मुझे? 8 चाहिए। तो सीधी सी बात है, दिमाग में आपकी बात बन चुकी होगी 8 कैसे बना सकता हूं, यहाँ पे 4 लिख के बना सकता हूँ। तो 4 दूनी 8 हो चुके हैं। एक बार शुरू से चेक कर लेते हैं क्या हमारी सारी चीजें बैलेंस हो चुकी है। चेक करेंगे। एफ कितने हैं? 3। एफ कितने हैं? 3। एच कितने हैं? 4 दूनी 8। एच कितने हैं? 4 दूनी 8। और भैया ऑक्सीजन कितना है? 4। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 4। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा कैसे आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन क्या है आपकी? एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है मेरे दोस्त। बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे कर सकते हैं, है ना? क्लियर है? चलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक पे जो आपके एनसीईआरटी के हिसाब से अगला है। तो अगला आपका टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके हर एक टॉपिक को यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। एक बार अगर आपने वीडियो पूरी देख ली ना तो आप केमिस्ट्री मान नहीं खाएंगे। देखो ध्यान देंगे क्या टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत ध्यान से साथ बने रहेंगे एकदम, है ना? देखो ध्यान देंगे। पहला आपका इसमें आता है क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत शांति के साथ देखो, थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा लेकिन ऐसा पढ़ाना है कि आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, एक बार रिवीजन करें काम खत्म हो जाए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक? देखो होता क्या भाई, कॉम्बिनेशन नाम से क्लियर होगा। इसको हिंदी में लिख दूं मैं, बोलते हैं इसको संयोजन अभिक्रिया। संयोजन, है ना? हिंदी वाले समझते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बताया मैंने आपको कि भैया नाम से जैसे पता चल रहा है कॉम्बिनेशन मतलब दो चीजें एक जगह जोड़ना, ठीक है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो चीजों का एक जगह जोड़ना। तो सीधी सी बात है कि व्हेन 2 or more than 2 compounds are made together and combine and make one product, मतलब दो आपके रिएक्टेंट हो और एक आपका क्या हो? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट बता चुका हूं ना मैं, रिएक्टेंट एरो से पहले वाले और प्रोडक्ट एरो के बाद वाले। जब दो या दो से अधिक आपके रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाए, एक सिंगल प्रोडक्ट बना दे, उसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सीधी सी बात है ना? बिल्कुल बहुत ट्रिक मान लो, कुछ ही मान लो आप इसे। कॉम्बिनेशन नाम से पता चल रहा है कि दो आपके रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जोड़ के, ठीक? फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल आपका लिखने वाले हैं, है ना? एग्जाम्पल जो आपको बता रखा है क्या कि भैया आप मान लीजिए CaO है, क्या है? CaO प्लस आपका आ जाए H2O। CaO, अच्छा नाम बताइए इसका, इसका नाम CaO का नाम बताएंगे क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। Ca क्या आपका? कैल्शियम, और क्या आपका? ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड है आपका H2O वाटर, सभी जानते हैं। CaO प्लस H2O और आपका कंबाइन होकर बनता है क्या? CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस, नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना? जब भी आपका OH आएगा ना, है ना, इन चीजों को नोट करते चलना भाई। जब भी आपका OH कहीं पे आ जाए तो क्या लगता है उसके लिए? हाइड्रोक्साइड लगता है। क्या लगता है? हाइड्रोक्साइड। क्या लगता है उसके लिए? हाइड्रोक्साइड लगता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो नाम क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? इसका नाम क्या है? कैल्शियम, नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम ऑक्साइड, इसका आप जानते हैं जल, वाटर कहते हैं इसको, ठीक है? इसका नाम कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हुआ क्या? कैल्शियम ऑक्साइड ऐड हुआ वाटर के साथ, बना दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कितने रिएक्टेंट है? दो रिएक्टेंट है। और कितना प्रोडक्ट बने? एक प्रोडक्ट बना, नाम दे दिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दोनों कंबाइन होकर पहले आप चेक करेंगे क्या ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। चेक करो, आओ मेरे साथ। क्या कैल्शियम एक है? जी बिल्कुल, कैल्शियम एक ही है इधर भी। ऑक्सीजन एक और एक दो, और ऑक्सीजन और H का होल ट्वाइस ना, दो पूरे हैं, बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन दो है और H का भी होल ट्वाइस हो रहा है, हाइड्रोजन। मतलब बिल्कुल अपने आप में एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, आपकी एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। तो उम्मीद करता हूं आपको याद हो गया होगा। क्या थोड़ी सी थ्योरी? देखो एक बात ध्यान रखना है, एक बात आपको मैं की पॉइंट आज दे रहा हूं मैं। इक्वेशंस में किसी भी प्रकार की आपकी इक्वेशन आए, किसी प्रकार की आपकी इक्वेशन आए, आपको एक चीज करनी है क्या? या तो थ्योरी याद कर लो या इक्वेशन याद कर लो, एक ही चीज याद करनी है। एक बात ध्यान रखना बहुत अच्छे से, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं क्या कि अगर आपकी कोई भी रिएक्शन आपको पेपर में लिखनी है, या तो इक्वेशन याद कर लो या थ्योरी याद कर लो। और आसान क्या होगा? आसान होगा इक्वेशन याद करना। इक्वेशन याद कर लोगे ना भाई, सब थ्योरी अपने आप बन जाएगी। आपको इंग्लिश की थोड़ी सी भी नॉलेज है ना, इंग्लिश में हो तो इंग्लिश में बनानी पड़ेगी थ्योरी, हिंदी मीडियम तो हिंदी बनानी पड़ेगी। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज इंग्लिश लिखने की है, इक्वेशन याद कर लो, थ्योरी को मत रटो बिल्कुल भी, ठीक है? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पता रखना है दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाना है। आप इसको कंक्लूड करके लिख सकते हैं क्या कि इन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू रिएक्टेंट्स आर मेक द वन प्रोडक्ट, है ना? व्हेन द टू रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर एंड मेक वन प्रोडक्ट इज नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है सीधी सी बात?
बहुत अच्छे समझ में आई होगी। चलते हैं हम क्या पे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे। तो दोस्त अब हम आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दोस्तों डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपके कुल मिला के 3 तरह की एनसीईआरटी में है। पहला आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन के नाम से आती है, फिर आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और थर्ड आपकी क्या है हमारे पास, फोटो डिकम्पोजिशन। तो एक बात का ध्यान रखेंगे क्या कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप जब एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो आपको इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन सामने दिखाई देने वाला है। देखो ध्यान देंगे क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन जैसा आपका नाम से ही क्लियर होता है कि थर्मल मतलब किसी चीज को हीट प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना, हीट प्रोवाइड करना। जब आप किसी भी एक सब्सटेंस को, एक कंपाउंड को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो धीरे धीरे अपने पार्टिकल्स में टूटने लगता है ना, अपने अपने छोटे पार्टिकल्स में टूटने लगता है, उसी को बोलते हैं क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जांपल आपका क्या, आपका एक कंपाउंड अगर हमने लिया FeSO4 है ना, हमारा क्या में टूटेगा ये FeSO4 Fe2O3 Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है भाई, 3 चीजों में टूटेगा। क्या क्या में आपका FeSO4 है, नाम क्या है इसका, फेरस सल्फेट, नाम क्या है, फेरस सल्फेट। क्या में टूटेगा, फेरस ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो आपको पहले देखना है क्या है आपकी जो इक्वेशन है आपके सामने लिखी हुई है थर्मल डिकम्पोजिशन की इक्वेशन, क्या है, बैलेंस इक्वेशन है। सीधी सी बात है, बैलेंस इक्वेशन नहीं है। कैसे बैलेंस करेंगे, फिर से भाई क्या कि आपका Fe कितने हमारे पास, Fe हमारे पास है 2, कितने Fe हमारे पास 2, तो आपको यहाँ पे पहले 2 लगा देना है ना, यहाँ पे क्या लगाना है, 2 लगा देना है। ध्यान देंगे Fe 2 हुए, इधर भी Fe आपके 2 हो गए। बात करते हैं S की, S कितने हमारे पास 2 हो गए, ये 2 तो सबके लिए काम करेगा। S कितने हो गए हमारे पास 2, यहाँ पे S कितने, 1 और 1 2 S हो चुके हैं। फिर O की बात करते हैं, 4 दूनी 8, 3 ये रहे, 3 4 5 6 7 8, वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपकी कंप्लीट रिएक्शन बन चुकी है 2FeSO4 एरो Fe2O3 SO2 और SO3। नाम में एक बार आपको क्लियर कर देता हूं, इसका नाम क्या हो जाएगा, फेरस सल्फेट। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप एग्जाम में एक क्वेश्चन लिख के आए तो आप उसके नीचे नाम जरूर लिख के आए, ठीक है। इसका नाम क्या है, फेरस ऑक्साइड, है ना, पूरा हिंदी में लिखते हैं। इसका नाम सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और इसका नाम क्या होता है हमारे पास, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी क्या आपके थर्मल डिकम्पोजिशन। बात करते हैं आपका क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन आप नाम से समझ जाएंगे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब जब किसी भी एक सब्सटेंस में हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर दें, है ना। एक बात तो ध्यान रखनी, इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं भाई। इन इक्वेशंस में जितने भी इक्वेशन आपके थर्मल डिकम्पोजिशन होंगी, यहाँ पे डेल्टा लगा होगा, इसका सीधा सा अर्थ होगा कि आपको ये इक्वेशन जो हुई है वो थर्मल डिकम्पोजिशन से हुई है। क्लियर है बात। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में आपको बता रहा था क्या भैया, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन जब आपका किसी भी एक एलिमेंट में हम क्या करेंगे, करंट फ्लो करेंगे, और वो करंट फ्लो करने के बाद वो अपने पार्टिकल्स में टूट जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड होती है। फॉर एग्जांपल क्या, जब आपने H2O देखा होगा, है ना, वाटर में आप क्या करेंगे, अगर आप वाटर में करंट फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे वाटर के अंदर, तो क्या होगा, वो अपने पार्टिकल्स में टूट जाएगा, H2 और आपका O2 अलग अलग निकल जाएगा। और वही यहाँ पे आप जानते हैं 2H2O आता है और यहाँ पे आपका 2H2 आता है। क्लियर है बात। तो आपका जो वाटर है वो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग टूट जाएगा। इसको हम बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे इसको हम, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी होने वाली है, उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। तीसरे में बात करते हैं आपका फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन क्या है, देखो फोटो डिकम्पोजिशन बड़ा ही आसान और बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या, जब सनलाइट की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की, आपने फोटोसिंथेसिस रिएक्शन बायोलॉजी में पढ़ी होगी आपकी, ठीक है। जब सनलाइट की प्रेजेंस में आपका कोई भी एक कंपाउंड क्या अपने पार्टिकल्स में टूट जाए, अपने एटम्स में टूट जाए, उसको बोलते हैं क्या हम, फोटो डिकम्पोजिशन, है ना। फोटो का मतलब सीधा सा है जब सनलाइट की प्रेजेंस हो। फॉर एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम बात करेंगे AgCl। नाम क्या है, AgCl। इसका नाम बताएंगे आप मुझे, देखो यहाँ पे नाम की आवश्यकता नहीं है, नहीं लिखे मैंने। इसका नाम AgCl का सिल्वर क्लोराइड, नाम क्या इसका, सिल्वर क्लोराइड। अब सिल्वर क्लोराइड क्या होगा, इस पे हम सनलाइट डालते हैं, क्या डालते हैं इस पे, सनलाइट, सनलाइट डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका Ag और Cl में अलग अलग टूट जाएगा, Ag में प्लस Cl में, क्या में, Cl में, और यहां पे आता है आपका क्या, Cl
2 आता है। क्या पे आपको आता है Cl2, क्योंकि आपका क्लोरीन क्या है अपने आप में एक कंबाइंड एटम है। ठीक है, तो AgCl क्या हो जाएगा, Ag प्लस Cl2। देखो ध्यान देंगे, क्या केमिकल इक्वेशन आपकी बैलेंस है? नहीं है, सीधी सी बात है। Cl कितने हमारे पास, 2 Cl है, तो भैया यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 Cl है, Cl 2 चाहिए तो 2 यहाँ लगाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अब Ag कितने हो गए, Ag हो चुके हैं 2। अब जब 2 Ag हो चुके हैं तो आप यहाँ पे 2 लगाएंगे। अब ये आपकी कंप्लीट रिएक्शन हो चुकी है, तो नाम क्या हो गया हमारे पास, सिल्वर क्लोराइड आपके सनलाइट में डिकम्पोज होंगे और क्या बना देंगे, सिल्वर और क्लोराइड। इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम रजत दर्पण व्हाइट पीपीटी के नाम से इसको जाना जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, रजत दर्पण इसको हम कह सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको तीनों ही समझ में आई होंगी, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। दोस्त, आपकी अगली रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें भी आपको 2 रिएक्शन पढ़नी होंगी, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें भी आपको 2 इक्वेशन पढ़नी है। पहला आपका क्या होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, है ना, और सेकंड आपकी क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट। दोनों को बहुत अच्छे से जानेंगे, कैसे एक ही बार में इनको याद कर सकते हैं और बिल्कुल ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी। ठीक है, देखो सिंगल डिस्प्लेसमेंट, आप नाम से जो है डिस्प्लेसमेंट, आप डिस्प्लेसमेंट को जानते हैं बहुत अच्छे से कि जब कोई भी एक चीज एक जगह से दूसरी जगह खिसक जाए उसको उसका डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में जो आपकी डिस्टेंस होती है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं ना। पहले से पता है, फिजिक्स में आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि भैया सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है आपकी, जब कोई एक एटम या कोई एक आपका सिंगल एटम आए और एक कंपाउंड से एक एटम को हटा के उसकी जगह खुद ग्रहण कर ले। सामने समझते हैं, बहुत अच्छे समझ में आने वाली है। फॉर एग्जाम्पल आपका आता है क्या, Cu, ठीक, प्लस ये ऐसे करते हैं, CuSO4 लिखते हैं, है ना, CuSO4 प्लस आपका आता है Zn, CuSO4 और साथ में क्या आपका Zn आया। अब हुआ क्या, ये जो Zn है ये Cu की जगह जाके बैठ जाएगा। किसकी जगह बैठ जाएगा, Cu की जगह जाके बैठ जाएगा। कौन, Zn। दोनों मेटल है अपने आप में, है ना, Zn भी और Cu भी। Zn ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया और बना क्या दिया इसने, ZnSO4 प्लस क्या बचा, Cu तो अलग निकल गया था बेचारा। अब जो Cu अलग निकला है इसको हम अलग से लिख देंगे क्या, प्लस का आपका Cu, कॉपर। नाम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, आपके सामने कॉपर सल्फाइड, है ना, कॉपर सल्फाइड, या इसी को हम बोलते हैं क्या, क्यूप्रस सल्फाइड, एक ही बात है। ठीक है, साथ में क्या आपका Zn मतलब जिंक। अब आपका क्या हो जाएगा, जिंक सल्फाइड और ये आपका कॉपर अलग निकल जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, आपका कॉपर अलग निकल जाएगा। क्लियर होगी बात। तो तब हम बात करेंगे आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या आपका, देखो पहले समझते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपका एक AB है, क्या है AB, और प्लस CD है, क्या है CD, तो बनेगा क्या, आपका जो B है ये C के साथ चला जाएगा और जो A है ये D के साथ आ जाएगा। इतना सा होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, पहला वाला लास्ट वाले के साथ और ये आपस में आ जाएगा, मतलब कि AD प्लस आपका BC बन जाए। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, क्या, जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो। अब होगा क्या, ये Na जो है आपका, ये Na इसे Ba को रिप्लेस कर देगा। Na क्या करेगा, Ba को रिप्लेस करेगा और बन जाएगा क्या, Na2Cl2। अब ऐसे तो हमको लिखना नहीं है Na2Cl2, हम लिखते हैं इसको 2NaCl। क्या लिखते हैं इसको, 2NaCl। क्लियर है बात। अब क्या बचेगा, Ba किसके साथ जुड़ जाएगा, Ba आ जाएगा हमारा SO4 के साथ, तो क्या बन जाएगा, प्लस में BaSO4, है ना, BaSO4 दिख रहा है ना, क्लियर, BaSO4। ठीक, अब बात करते हैं इनके नाम के बारे में, है ना, इनके नाम के बारे में बात करें। देखो नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्शन में। अगर आप बोर्ड एग्जाम में नाम नहीं लिख के आ रहे हैं ना, नंबर नहीं देने वाला एग्जामिनर, ध्यान देंगे। Na2SO4 क्या नाम हो जाएगा, सोडियम सल्फेट। नाम क्या है, सोडियम सल्फेट। इसका नाम बेरिलियम क्लोराइड, है ना, बेरिलियम क्लोराइड। इसका नाम सोडियम क्लोराइड और बेरिलियम
सल्फेट। उम्मीद करता हूं नाम समझ में आए होंगे, है ना। नाम को लिखने प्रैक्टिस करेंगे क्या, सोडियम सल्फेट, बेरिलियम सल्फेट, सॉरी बेरिलियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और बेरिलियम सल्फेट। आपको चारों ही नाम बड़े अच्छे से मैंने बता दिए। नोट्स से बनाएंगे, अच्छे से आप इनको नाम को कंक्लूड करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट समझ में आई होगी। बहुत अच्छे से बार बार हिस्ट्री का रिवीजन मानना है। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही बहुत अच्छा होने वाला है। आपके चैप्टर में आपका ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और आपका क्या साथ में आता है रेडॉक्स रिएक्शन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। और रेडॉक्स रिएक्शन आपकी एक ऐसी रिएक्शन है बहुत अच्छे से समझानी पड़ेगी, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में सीधी सीधी आपको दिखाई देगी। इसके बाद आपका कोरोजन और एसिडिटी पहला चैप्टर पे आपका कंप्लीट हो जाता है। दोस्त इन टॉपिक को करने के बाद हम आपकी जब थर्ड पार्ट बनाएंगे उसमें केवल और केवल चैप्टर नंबर फर्स्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे रखे दिखाई देंगे आपको। तो उम्मीद करता हूं कि आप बने रहेंगे मेरे साथ केमिस्ट्री के इस महासंग्राम में। आपके बोर्ड एग्जाम बहुत पास है, सभी को बहुत अच्छे सचेत रहना है, तैयारी करनी है। जय हिंद, जय भारत।